Okay, dear students, here we are going to discuss the next part of the geography lesson number 6, manufacturing industries. Here we would discuss about the cotton textile. In ancient India, जैसा आप जानते हैं प्राचीन भारत में कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड, अर्थात जो सूती कपड़े थे, सूती वस्त्र थे, वो हाथ की स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक से बनते थे. After the 18th century, power looms came into use. Power looms means something that is used for manufacturing of cloth. Our traditional industries suffered, but हमारी ये परंपरागत जो इंडस्ट्री है, ये ब्रिटिश रूल के दौरान एक बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट इसके ऊपर होता है. क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आने लग गई थी, उसके कारण इसके ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जाता है. अब जानते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल मिल इंडिया में 1854 मुंबई में लगी थी. 2 वर्ल्ड वार्स, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार यूरोप में लड़े गए, बट आप जानते हैं इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी. सो देर वॉज ए डिमांड ऑफ क्लॉथ इन यूके एंड अदर मटेरियल, जिसके कारण ब्रिटिशर्स वर अनेबल टू सेंड दियर थिंग्स इन इंडिया. सो द 2 वर्ल्ड वार्स गेव ए अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आप सभी जानते हैं कि 80% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर एंड वाइल 20% आर इन द पब्लिक, मीन्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे इनके अलावा भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी और फैक्ट्रियाज भी. शुरू में था इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो बेटा गुजरात और महाराष्ट्र के जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे वहाँ पे होते थे. इसके पीछे कारण क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, लार्ज मार्केट बाय द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर, मोइस्ट क्लाइमेट. बेटा कॉटन क्लॉथ का इंडस्ट्री में थ्रेड अगेन अर्थात रिपीटेडली टूटे नहीं, तो मोइस्ट का ही बड़ा रोल है. दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद, और इस इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर के साथ और फार्मिंग के साथ बड़ा ही संपर्क है. ये थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स को अपनी रोजी रोटी अर्न करने का मौका देता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो. बट वाइल स्पिनिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द, हमारे देश का जो स्पिनिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है. कहाँ तक? कुछ एरियाज में लिमिटेड है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु. जबकि वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स दूर दूर तक फैला हुआ है, और दूर दूर तक वीविंग फैला हुआ है, तो पर्टिकुलर एरियाज की जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, डिजाइंस, उनको हम यूज कर सकते हैं. इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, बट हमारे यहाँ पे वीविंग है वो लो क्वालिटी फैब्रिक को यूज कर पाती है, हाई क्वालिटी यार्न को हम अदर कंट्रीज़ को भेज देते हैं. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सर वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मील सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावर लूम एंड हैंडलूम. कि हमारे यहाँ पे कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए क्यों जरूरी टू कीप द मील सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावर लूम एंड हैंडलूम. कि सर मशीन से बनने वाले कॉटन क्लॉथ्स को कम और हैंडलूम से बनने वाले को ज़्यादा क्यों बढ़ावा दिया जाए? हम ऐसा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा. Okay, dear students, here you would find out cotton textiles and woolen textile industries and silk textiles. जैसे कोलार इन कर्नाटका, बेंगलुरु इन कर्नाटका एंड मैसूरू, these are famous for silk textile. Likewise, बारामूला, श्रीनगर एंड अनंतनाग इन J&K, वाराणसी इन यूपी एंड बांकुरा इन वेस्ट बंगाल. आगे आप पाएंगे कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन आवर कंट्री. तो आप यहाँ पे पाएंगे कि पावर सप्लाई रेगुलर नहीं है,
मशीनरी अप टू डेट नहीं है, जिसके कारण वीविंग और प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं होता है। लेबर्स का आउटपुट बहुत कम है और सिंथेटिक फाइबर से कॉटन क्लॉथ को बहुत बड़ा कंपटीशन मिल रहा है। जूट टेक्सटाइल्स, इंडिया जूट प्रोड्यूसर में लार्जेस्ट है और जूट और उट्स की गुड्स में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर बांग्लादेश। आप देखेंगे ज़्यादातर जो जूट इंडस्ट्रीज़ हैं वो हुगली नदी के किनारे सिचुएटेड हैं 3 किलोमीटर लॉन्ग बेल्ट में। आप देखिए फर्स्ट जूट इंडिया में कोलकाता में 1855 में रिसरा में सेटअप की गई। आप देखेंगे कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 ज़्यादातर जूट इंडस्ट्रीज़ बांग्लादेश में चली गई और जूट प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया में रह गए। ओके सी, वो कौन से कारण थे जिसके कारण ज़्यादातर जूट इंडस्ट्रीज़ हुगली रिवर के किनारे मिलती हैं? फर्स्ट, यहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। सेकंड, वाटर ट्रांसपोर्ट हुगली रिवर से मिल जाता है, बड़ा सस्ता है। थर्ड, यहाँ पे आप देखेंगे अबेंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ जूट है। यहाँ पे सस्ती लेबर है वेस्ट बंगाल और नियर बाई स्टेट्स। कोलकाता एक लार्जेस्ट अर्बन सेंटर है, बड़ा अर्बन सेंटर है, जिससे इसकी बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर फैसिलिटीज़ यूज हो जाती हैं। अब व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया? आप देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट से बड़ा टफ कंपटीशन है। एक सिंथेटिक अदर नेचुरल जूट को सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स का बड़ा टफ कंपटीशन है। अब आप आगे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनल डिमांड अर्थात देश में जूट की डिमांड को ग्रो करने के लिए 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी लेकर आया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जूट की क्वालिटी इंप्रूव करना, जूट फार्मर्स को अच्छे प्राइस देना और पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ाना। ऊपर आपने देखा सर प्रोडक्शन बढ़ाना, इसका मीनिंग था इंडस्ट्रीज और जूट को डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई मीन्स जूट को डिफरेंट एरियाज में यूज करना। अब आप पढ़ेंगे शुगर। इंडिया शुगर प्रोडक्शन के मामले में सेकंड है, बट शुगर से रिलेटेड अदर आइटम्स में इंडिया आप पाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे इन द टर्म्स ऑफ गुड एंड खांडसारी प्रोडक्शन। आप जानते हैं कि शुगर इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ हैवी इन वेट और बहुत ज़्यादा ये चाहिए होता है। इसलिए जूट की इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई जाए जहाँ पे रॉ मटेरियल था शुगर की इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाए जहाँ पे शुगर केन हमें मिलता है। अब आप देखेंगे कुछ वर्षों में आपने देखा कि शुगर केन इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर है, इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सूट करता है। हेयर प्रोड्यूसर्स अपने सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं एंड लॉस एंड प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। रिसेंट ईयर्स में टेंडेंसी रही है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो वहाँ का जो गन्ना उसमें स्क्रोज कंटेंट ज़्यादा है, वहाँ के कूलर क्लाइमेट के कारण शुगर केन क्रेसिंग सीजन लंबा है और एक वहाँ पे कोऑपरेटिव सिस्टम सक्सेसफुल है। अब शुगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स क्या हैं? सीजनल इन नेचर है, मशीनों का जो मैनेजमेंट सिस्टम ओल्ड एंड इनएफिशिएंट है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिले की प्रॉब्लम है और इससे जो वेस्टेज निकलता है उसको मिनिमाइज करने की समस्या भी है। अब आप पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज वेयर मिनरल्स एंड मेटल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल आर नोन एज मिनरल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है। ये हैवी, मीडियम और लाइट सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज को मशीनरी प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि स्टील इज नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट और बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स। किसी देश में कितना प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड आयरन होता है और कितना उसका कंजम्पशन होता है, कितना उसका यूज़ होता है, ये उस देश के डेवलपमेंट का एक इंडेक्स माना जाता है, ये उसका मेजरमेंट माना जाता है। आयरन एंड स्टील एक हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी हैवी और फिनिश गुड्स भी बड़ी हैवी। आयरन जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे 3 मटेरियल 4:1 रेशियो में यूज होते हैं। कौन कौन से? आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। आपको ये भी याद रखना है कि इसको रॉ मटेरियल भी हैवी और फिनिशिंग गुड्स भी हैवी। अब 2006 के कंपैरिजन में आप कंपैरिजन करोगे तो चाइना जो पहले इंडिया के पैरेलल में
जो प्रोडक्शन करता था वो आज हमसे काफ़ी आगे जा चुका है, हमसे काफ़ी आगे जा चुका है। यहाँ आप पाएंगे कि स्लिम दैट इज लाइंग इन तमिलनाडु, आयरन स्टील प्लांट भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, भिलाई इन छत्तीसगढ़, राउरकेला इन ओडिशा, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार ब्रह्मपुर एंड दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल एंड बोकारो एंड जमशेदपुर इन झारखंड। दीज आर द मेन आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इन इंडिया। आप यहाँ पाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील कि स्पॉन्ज स्टील क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। दूसरा आप यह देखेंगे कि ज़्यादातर आयरन स्टील प्लांट्स हैं ये छोटा नागपुर रीजन में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे एक तो लो कॉस्ट ऑफ आयरन है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल यहाँ पे, चीप लेबर है, नज़दीक में मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड। ओके, बट हम अपनी एबिलिटी के अनुसार अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि कुकिंग कोल जो इसमें रिक्वायर्ड होता है उसकी कॉस्ट हाई है, उसकी कॉस्ट हाई है। सेकेंड, हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लो है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हमारा रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। अब देखिए, सरकार ने आयरन स्टील के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन मीन्स सॉफ्ट पॉलिसीज, ताकि अदर कंट्रीज़ की कंपनीज यहाँ की इन्वेस्टमेंट करके, एफडीआई अदर कंट्रीज़ की कंपनीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया है और प्राइवेट इंडस्ट्रिस्ट को भी बढ़ावा दिया है। बट गवर्नमेंट को अब भी ज़रूरत है कि रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करके आयरन स्टील डेवलपमेंट या आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सके। Okay dear students, we would study the remaining part in next video.